नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हमने पिछले वीडियो में बात किया था भूगोल की उत्पत्ति और विकास के बारे में। उसी को हम कंटिन्यू करते हुए आज हमारा टॉपिक है, वह है ब्रह्मांड और एवं सौरमंडल। जो वो पहले पिछले क्लास जो हम लिए थे वो क्लास 1 था, आज ये क्लास 2 है। और जो दृष्टि के क्यूब व्यू का जो लेसन नंबर 19 है, उसका उसकी उसी में ये चीज़ दिया हुआ है, ब्रह्मांड एवं सौरमंडल। तो चलिए हम बताने का प्रयास करते हैं और साथ में पढ़ते हैं। तो है ब्रह्मांड एवं सौरमंडल। आप तो जानते होंगे कि ब्रह्मांड जो, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे कि ब्रह्मांड क्या है और सौरमंडल क्या है। इसका हम सामान्य परिचय अगर देखें तो पृथ्वी हम जिस पर रहते हैं, पृथ्वी क्या हम जिस पर रहते हैं उसे सौरमंडल का एक भाग है। जो पृथ्वी है ना, वो सौरमंडल का एक भाग है। और सौरमंडल आकाश गंगा का एक भाग है। सौरमंडल क्या है? आकाश गंगा का एक भाग है तथा लाखों आकाश गंगाओं का समूह ब्रह्मांड कहलाता है। जैसे लाखों जो आकाश गंगा है उसका समूह क्या कहता है? ब्रह्मांड कहलाता है। अर्थात सूक्ष्म अणुओं से लेकर विशालकाय, सूक्ष्म अणुओं से लेकर विशालकाय आकाश गंगाओं तक के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। पर सूक्ष्म जो जितने भी छोटे छोटे कण हुए इतने सबको मिलकर एक बड़ा सा ब्रह्मांड बनता है, उसी को ब्रह्मांड कहते हैं। सौरमंडल संपूर्ण ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। सौरमंडल क्या है ना कि संपूर्ण ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। इसकी रचना निहारिका नामक एक विशाल गैसीय पिंड से हुई है। सौरमंडल का लगभग 99% से भी अधिक द्रव्यमान सूर्य में निहित है। 99% से अधिक क्या है? ये द्रव्यमान जो है सूर्य में निहित है। जबकि सारे ग्रह मिलकर शेष द्रव्यमान से बने, बाकी जितने भी ग्रह है 10%, 1% में बाकी ग्रह सब बने हुए हैं। इसका अवधारणाएं पर अगर हम देखें तो टोलमी की जियोसेंट्रिक अवधारणा के अनुसार हम बात करते हैं। जियोसेंट्रिक धारणा किसकी है? तो टोलमी की है। तो इसके अनुसार बोलता है कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। ये क्या बोलता है ना कि पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है। ठीक है, ये बात बोला। एवं सूर्य अन्य ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। बाकी सूर्य जो है अन्य ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, ऐसा थोड़ी ना था। तो फिर उसके बाद आते हैं कोपरनिकस। कोपरनिकस ने टोलमी की अवधारणा को क्या किया? खंडन किया एवं हेलियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया। इसने कहा कि जिसके अनुसार ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। जैसे कि इन्होंने क्या कहा कि ब्रह्मांड है, इसके अंदर केंद्र में सूर्य है और तथा पृथ्वी एवं अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। जैसे पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, शुक्र हो, बाकी इसकी ग्रह परिक्रमा करते हैं। फलतः कोपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है। किसको? कोपरनिकस को। 16वीं शताब्दी के आसपास केपलर ने ग्रहीय गतियों के नियम की खोज की। इसने सूर्य और ग्रहीय कक्षा का केंद्र माना। जो 16वीं सदी के आसपास केपलर जो था ना, केपलर केपलर प्रभाव भी हम लोग पढ़ेंगे। इन्हें ग्रहीय गतियों के नियमों की खोज की। इसने सूर्य को ग्रहीय कक्षा का केंद्र माना। क्या माना? ग्रहीय कक्षा का केंद्र माना। 1920 में एडविन हब्बल आते हैं। एडविन हब्बल आते हैं और बोलते हैं क्या कि प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी जारी है। ऐसे बोले कि ब्रह्मांड है, इसका विस्तार अभी भी जारी है। कौन बोले ये सब बात? ये बोले एडविन हब्बल, जिनको उन्होंने आकाश गंगाओं के बीच बढ़ रही दूरी के आधार पर सिद्ध किया। मतलब आकाश गंगा है तो धीरे धीरे क्या कर रहा? फैल रहा है। इसी को उन्होंने अपना तर्क दिया कि अभी भी ब्रह्मांड का विस्तार जारी है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। अब हम बात करते हैं ब्रह्मांड का उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में 4 सिद्धांत हैं, प्रमुख है। कौन कौन सिद्धांत है? 4 सिद्धांत। इसमें बिग बैंग सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है और सर्वाधिक प्रचलित एवं मान्य है। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेत्रे ने किया एवं बाद में रॉबर्ट वेगनर
रॉबर्ट वैगनर ने 1967 में इस सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? लेमेत्र। लेकिन जो इसको व्याख्या किया रॉबर्ट वैगनर 1967 में किया। विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना बिग बैंग सिद्धांत की पुष्टि डॉपलर प्रभाव से भी की जा चुकी है। डॉपलर प्रभाव से भी इसकी परिकल्पना की जा चुकी है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व भारी पदार्थों से निर्मित एक गोलाकार सूक्ष्म पिंड था। मतलब भारी पदार्थ से निर्मित एक गोलाकार सूक्ष्म पिंड था जिसका आयतन क्या हुआ? जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म और ताप के घनत्व अनंत था। सूक्ष्म और ताप के घनत्व अनंत था। बिग बैंग की प्रक्रिया के अंदर महाविस्फोट हुआ और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। जैसे कि ये एक केंद्र मान के चलते इसको हम एकक के मान के रूप में लिए थे। एकक अगर इस पर ताप और बल दोनों लगेगा इसके चारों तरफ तो क्या इस तो विस्फोट होगा ही होगा। जैसे कि आदमी के पास नहीं देखते हैं कितना बर्दाश्त करेगा, एक न एक नहीं तो विस्फोट होगा ही होगा। विस्फोट के फलस्वरूप अनेक पिंड अंतरिक्ष में बिखर गए। मतलब बहुत सारे ऐसे बिखर गए और जो आज भी गतिशील अवस्था में है। इसके साथ ही समय, स्थान एवं वस्तु की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मांड की जब उत्पत्ति हुई ना उसी समय क्या हुआ? समय, स्थान एवं वस्तु की उत्पत्ति हुई। कुछ अरब वर्ष बाद हाइड्रोजन एवं हीलियम के बादल संकुचित होकर तारों एवं आकाशगंगाओं का निर्माण करने लगे। बिग बैंग घटना के पश्चात आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का क्या हुआ? विकास हुआ। कब हुआ? बिग बैंग घटना के पश्चात लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का विकास हुआ जिससे ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ। होयल ने इस परिकल्पना के विपरीत स्थिर अवस्था संकल्पना के नाम से नवीन परिकल्पना प्रस्तुत की। अब इसके अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार लगातार हो रहा है लेकिन इसका स्वरूप किसी भी समय एक ही जैसा रहा है। जैसे कि इसके अनुसार जो बोले ना स्टेट थ्योरी, स्थिर अवस्था संकल्पना के अनुसार अगर बात करें तो बोलता है कि ब्रह्मांड का विस्तार लगातार हो रहा है लेकिन इसका स्वरूप किसी भी समय एक ही जैसा रहा है। लेकिन वर्तमान में बिग बैंग सिद्धांत को ही सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। बिग बैंग सिद्धांत को अभी तक सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। अब आता है आकाश गंगा एवं निहारिका। आकाश गंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादलों के संचयन से होती है। इसे निहारिका कहा जाता है। इस बढ़ती हुई निहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए हैं। क्या हुए हैं? गैस के झुंड विकसित हुए हैं। बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने जिनमें तारों का निर्माण हुआ। गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन बंधे तारों, धूल कणों एवं गैस के तंत्र को ही आकाशगंगा की संज्ञा दी जाती है। गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन बंधे तारों, धूल कणों एवं गैसों के तंत्र को ही आकाशगंगा की संज्ञा दी जाती है। अगर हम बात करते हैं आकाशगंगा, देख रहे हैं इसका पिक्चर कैसा है आकाशगंगा का, कितना विशाल का है। आकाशगंगा से विभिन्न प्रकार के विकिरण निकलते हैं, रेडिएशन निकलते हैं। इनमें अवरक्त किरणें, गामा किरणें, रेडियो तरंगे, एक्स किरणें, दृश्य प्रकाश एवं पराबैंगनी तरंगे आदि शामिल है। हमारा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे क्या बोलते हैं? मंदाकिनी बोलते हैं, मिल्की वे बोलते हैं। जिस हमारा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे मंदाकिनी कहते हैं। यह सर्पिलाकार, देखिए यहाँ पर पिक्चर आप देख रहे होंगे, सर्पिलाकार है। एवं कई आकाशगंगाओं के बृहद समूह का एक सदस्य है जिसे स्थानीय समूह कहते हैं। जैसे सर्पिलाकार तो है ही है लेकिन एक आकाशगंगाओं के बृहद समूह का एक सदस्य है जिसे स्थानीय समूह कहते हैं। आगे हम बात करते हैं। इसमें 3 घूर्णनशील भुजाएं एवं केंद्र है।
इसमें कितने 3 घूर्णनशील भुजाएं एवं एक केंद्र है। केंद्र को क्या कहते हैं? बल्ज कहा जाता है, जिसमें एक ब्लैक होल पाया जाता है। इसमें बल्ज कहा जाता है, उसको क्या बोलते? ब्लैक होल पाया जाता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण यहाँ तारों का सर्वाधिक संकेंद्रण है। जैसे गुरुत्वाकर्षण जो बल है जो पृथ्वी अपने और खींचती है, इसीलिए यहाँ तारों का सर्वाधिक संकेंद्रण होता है। मंदाकिनी जो है, मंदाकिनी की तीसरी भुजा में नए तारों का जन्म होता है, जबकि हमारा सौर मंडल मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा में स्थित है। मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा में स्थित है। मंदाकिनी का वह भाग जो पृथ्वी से प्रकाश सरिता के समान दिखाई देते हैं, स्वर्ग की गंगा या मिल्की वे कहलाते हैं। सुंदर आपको बोले थे ना, जो मंदाकिनी का वह भाग जो पृथ्वी से प्रकाश सरिता के समान दिखाई देते हैं एवं स्वर्ग की गंगा या मिल्की वे कहलाती है, या हमारी आकाश गंगा का ही एक भाग है। कौन? मिल्की वे। मंदाकिनी के सर्वाधिक पास स्थित आकाशगंगा इस एंड्रोमेडा है, जो सौरमंडल से लगभग 22 लाख वर्ष प्रकाश वर्ष दूर है। पर जो आकाशगंगा के पास क्या है? एंड्रोमेडा जो है वो लगभग 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी का सबसे शीतल तथा चमकीले ग्रह। कौन? ओरियन नेबुला जो है हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी का सबसे शीतल एवं चमकीला तारा है। आकाशगंगा के प्रतिसरण नियम के प्रतिपादक एडविन हब्बल थे। कौन है? एडविन हब्बल। मंदाकिनी को गैलीलियो ने सबसे पहले देखा। बताइए कि सबसे पहले मंदाकिनी को कौन देखा? तो ये जो है गैलीलियो ने देखा मंदाकिनी को सबसे पहले। अब तथा तारों का जन्म और तथा विकास के बारे में हम बात करते हैं। ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अ स्टार, तारों के जन्म तथा विकास के बारे में बात करते हैं। तारों के जीवन काल अत्यधिक लंबा होता है एवं विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। तारे के जीवन चक्र की अवस्थाएं निम्न है। पहला हम पॉइंट बात करें तो ब्रह्मांड में उपस्थित गैसों एवं धूल कणों या बादलों का गुरुत्वाकर्षण के कारण आकाशगंगा के केंद्र में नाभिकीय संलयन शुरू हो जाता है एवं हाइड्रोजन हीलियम में बदलने के कारण नवीन तारों का निर्माण होता है। इन्हीं बादलों को स्टेलर नर्सरी कहा जाता है। आकाशगंगा में हाइड्रोजन का बादल बड़ा होता है। क्या होता है? आकाशगंगा में हाइड्रोजन का जो बादल है वो बड़ा होता है, तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से गैसीय पिंड सिकुड़ने लगता है, जो तारे का जन्म का प्रारंभिक स्वरूप होता है। आदि तारा आदि तारा कहलाता है। आदि तारा के सिकुड़ने पर गैस के बादलों में परमाणुओं की टक्कर की संख्या बढ़ने से हाइड्रोजन के हीलियम में बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इस अवस्था में आदि तारा पूर्ण तारा बन जाता है। क्या होता है ना यहाँ पे, इसमें हाइड्रोजन के हीलियम में बदलने से ये जो है, अगर हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है तो क्या हो जाता है? आदि तारा जो है पूर्ण तारा बन जाता है। तारा प्रकाशवान एवं प्रकाश उत्पन्न करने वाला खगोलीय पिंड होता है। क्या होता है कि तारा जो है प्रकाशवान एवं प्रकाश उत्पन्न करने वाला खगोलीय पिंड होता है। मतलब ये चमकीला होता है, जो अपने द्रव्यमान के अनुरूप छोटा या बड़ा हो सकता है। तारे के केंद्र में चलने वाली निरंतर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के फलस्वरूप कुछ समय पश्चात उसके क्रोड में हीलियम की प्रधानता हो जाती है तथा नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया रुक जाती है। इससे क्रोड में दबाव कम हो जाता है तथा तारा सिकुड़ने लगता है। अच्छा, किसमें बोल रहे हैं ना कि तारे के केंद्र में जो निरंतर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के फलस्वरूप हमेशा इसमें नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होते रहता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है ना, कुछ समय पश्चात क्रोड में उसकी हीलियम की प्रधानता हो जाती है तथा नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया रुक जाती है। इससे क्रोड में दबाव कम हो जाता है तथा तारा सिकुड़ने लगता है। अब आता है तारों का रंग एवं तापमान। तारों का रंग, तापमान एवं उम्र ज्ञात कैसे करते हैं? तारों
के रंग से उसके तापमान को ज्ञात किया जाता है। जैसे कि तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर उनकी उम्र की ज्ञात की जा सकती है। जैसे कि अगर नीला एवं सफेद तारा है तो मान के चलिए कि वो अभी युवा है, अभी नारंगी है तो मतलब बूढ़ा हो गया, लाल है मतलब नारंगी मतलब जब भी प्रौढ़ावस्था में है, युवा अवस्था में है, और लाल अगर तारा हो गया तो क्या हो गया, मतलब वृद्ध हो तारा हो गया। अंततः विस्फोट के बाद तारे की मृत्यु हो जाती है, वह कृष्ण विवर बन जाता है। मतलब अंत में क्या हुआ, इसमें विस्फोट हो जाता है और कृष्ण विवर बन जाता है। आगे हम लोग बात करें पुनः तारे की बाह्य कवच। पुनः तारे की जो बाहर का कवच है, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होने से हीलियम और हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होने से ऊर्जा विकिरण की तीव्रता घट जाती है एवं इसका रंग बदलकर लाल हो जाता है। इस अवस्था के तारे को लाल दानव तारा या जिसको रेड जेंट तारा कहा जाता है। इसमें हाइड्रोजन के हीलियम परिवर्तन होने से क्या होता है, ऊर्जा का विकिरण तीव्रता घट जाती है, इसका रंग बदलकर लाल हो जाता है। इस अवस्था के तारे को लाल दानव तारा कहा जाता है। इस प्रक्रिया में अंततः हीलियम कार्बन भारी पदार्थ जैसे लोहा में परिवर्तित होने लगता है। यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम अथवा बराबर चंद्रशेखर सीमा है तो वह लाल दानव या श्वेत वामन या अंततः काला वामन परिवर्तित हो जाता है। यदि तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक या कई गुना अधिक है तो तारे की मध्यवर्ती परत गुरुत्वाकर्षण के कारण तारे के केंद्र में ध्वस्त हो जाती है। इससे निकली ऊर्जा तारे के ऊपरी परत को नष्ट कर देती है और भयानक विस्फोट हो जाता है, जिसे सुपरनोवा विस्फोट कहा जाता है। इसमें क्या होता है ना कि जैसे सुनिए, अधिक सूर्य के द्रव्यमान से अधिक या कई गुना अधिक है तारे, तो तारे की मध्यवर्ती परत जो बीच वाला परत है, जैसे कि ये वाला तीन परत हो गया, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो बीच वाला परत तारे के केंद्र में ध्वस्त हो जाती है। इससे निकली जो ऊर्जा निकलती है ऊपरी परत को नष्ट कर देती है। भयानक विस्फोट होता है जिसे सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। सुपरनोवा विस्फोट के बाद तारा न्यूट्रॉन तारा तथा इसके पश्चात ब्लैक होल में बदल जाता है। अब आता हम चंद्रशेखर सीमा किसको बोलते हैं। जो चंद्रशेखर लिमिट है वो किसके नाम पर रखा गया है और इसमें क्या होता है। चंद्रशेखर जो एक भारतीय मूल के अमेरिकी खगोलविद भौतिकविद थे, उन्होंने श्वेत वामन तारों के जीवन अवस्था के बारे में सिद्धांत प्रतिपादित किया। किसके बारे में, श्वेत वामन तारों के बारे में। इसके अनुसार 1.44 और द्रव्यमान ही श्वेत वामन के द्रव्यमान की ऊपरी सीमा है। इसे चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। एस चंद्रशेखर ने संयुक्त रूप से नाभिकीय खगोल भौतिकी में W.A. फाउलर के साथ 1983 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया। इनको नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया था, तो 1983 में। अब आता है न्यूट्रॉन तारा। न्यूट्रॉन तारा क्या है, तो न्यूट्रॉन तारा के बारे में बात करें तो सुपरनोवा विस्फोट से बचे हुए केंद्रीय भाग जो कि अत्यधिक घनत्व वाला होता है। सुपरनोवा से विस्फोट से बचा हुआ जो केंद्रीय भाग, जो मध्यवर्ती भाग नष्ट हुआ, अब केंद्रीय भाग जो बचा वो अत्यधिक घनत्व वाला होता है। से न्यूट्रॉन तारों का निर्माण होता है। अधिक गति के चक्कर में लगाने वाले न्यूट्रॉन से बने तारों को न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। न्यूट्रॉन तारे के सभी अंश न्यूट्रॉन के रूप में संगठित रहते हैं। यह रेडियो तरंगें उत्सर्जित करते हैं। न्यूट्रॉन तारे को पल्सर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूट्रॉन तारा को पल्सर भी कहा जाता है। अब आता है कृष्ण विवर यानी ब्लैक होल। ब्लैक होल किसको कहते हैं भाई साहब, तो ब्लैक होल जो बोलते हैं
कृष्ण विवर अंतरिक्ष में स्थित एक ऐसा स्थान है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि प्रकाश का परावर्तन या किसी भी वस्तु का वहां से पलायन नहीं हो सकता। किसी वस्तु का परावर्तन और वहां से पलायन नहीं हो सकता। कहाँ पे? कृष्ण विवर में। इसे दूरबीन से भी नहीं देखा जा सकता। बताइए, ये इतना दूर में है कि इसे दूरबीन से भी नहीं देखा जा सकता। कृष्ण विवर की पुष्टि प्रकाश के अपने पथ से विचलन के द्वारा की जाती है। इसकी पुष्टि कब होती है? जब प्रकाश अपने पथ से विचलन हो जाता है। कृष्ण विवर का निर्माण तब हो सकता है जब न्यूट्रॉन तारे में द्रव्यमान एक ही स्थान पर केंद्रित हो जाए अथवा उसकी मृत्यु हो जाए। सुनिए, एक ही स्थान पर अगर विस्तृत हो जाएगा या मृत्यु हो जाएगा तो कृष्ण विवर की निर्माण होता है। अगर हम ब्लैक होल ब्लैक होल का आकार में बड़ा बड़ा या छोटा हो सकता है। छोटे ब्लैक होल एक परमाणु जितने छोटे हो सकते हैं, मतलब छोटे से हो सकते हैं ब्लैक होल, लेकिन उनका द्रव्यमान बहुत अत्यधिक होता है। जिन तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से के 3 गुने से अधिक होता है, वे विघटित होकर अंततः कृष्ण विवर में परिणत हो जाते हैं। जैसे कि इसमें बोल रहा है कि जिन तारों का, अगर हम तारा बात करते हैं, का तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुना, ये 3 गुना अगर मिल जाए तो वे घटित होकर अंततः कृष्ण विवर में परिणत हो जाते हैं। ये जो देख रहे हैं आप, इस ब्लैक होल का ही चित्र है। देखिए कितना क्या है, कृष्ण विवर इसको बोलते हैं। अब बात करते हैं नक्षत्र के बारे में। नक्षत्र एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। एक निश्चित आकृति में एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों को, मतलब यहाँ पर निश्चित आकृति में व्यवस्थित है, इसके समूह को नक्षत्र कहा जाता है। इनकी संख्या 27 मानी जाती है। भारतीय मनीषियों ने 28वें नक्षत्र अभिजीत की भी परिकल्पना की। 28वें नक्षत्र के किसको, 28वें जो नक्षत्र है ये किसको परिकल्पना की है? तो अभिजीत को ही परिकल्पना की। यह आकाश में पृथ्वी के चतुर्दिक स्थित होते हैं एवं रात में दिखाई पड़ते हैं। कुछ प्रमुख नक्षत्र जैसे चित्रा, हस्त, विशाखा, श्रवण, घनिष्ठा, माघा मघा, आद्रा, अनुराधा, रोहिणी इत्यादि। नक्षत्र दिवस किसी नियत नक्षत्र के मध्याह्न रेखा के ऊपर से उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के बीच के समय को नक्षत्र दिवस कहते हैं। यह दिवस 23 घंटे 56 मिनट का होता है। 23 घंटे 56 मिनट का होता है नक्षत्र दिवस। तारामंडल बात करें, तारा मंडल। आकाश में कुछ तारे सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इन आकृतियों को तारा मंडल कहते हैं। सुंदर होते हैं और इनकी आकृतियां भी सुंदर होती है, तो इसके व्यवस्थित रूप को क्या बोलते हैं? तारामंडल बोलते हैं। वर्तमान में तारामंडल के उनके पास के वातावरण को भी शामिल माना जाता है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो IAU है के अनुसार इनकी संख्या 88 माने गए। किसको? तारामंडल की संख्या 88 माने गई। कौन माना है? तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ध्रुव तारा। ध्रुव तारा क्या है? उत्तरी ध्रुव पर स्थित तारे को ही ध्रुव तारा कहा जाता है। जैसे उत्तरी ध्रुव पर जो स्थित तारे हैं ना, उसी को ध्रुव तारा कहते हैं। या आकाश में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। यह लिटिल बियर तारा समूह का ही सदस्य है। यह लिटिल बियर तारा समूह का ही सदस्य है। सप्तऋषि मंडल की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। अर्थात सप्तर्षि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए, उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो ध्रुव तारे का इंगित करता है। इसमें बोल रहा है ना कि एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो ध्रुव तारे के इंगित करता है। समझ गए? अब आते हैं सौर मंडल की संरचना के बारे में कि सौर मंडल कैसा है। सौर मंडल जिसकी बात कर रहे हैं, सौर मंडल सूर्य, पृथ्वी सादृश ग्रहों, विभिन्न उपग्रहों तथा अन्य खगोल पिंडियों। सौर मंडल सूर्य, पृथ्वी सादृश ग्रहों जिसको देख सकते हैं, विभिन्न उपग्रहों
एवं अन्य खगोल पिंडों का एक परिवार है, जिसमें सूर्य एक तारा है। इसमें सूर्य एक तारा है तथा उसके 8 ज्ञात ग्रहों में क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, वरुण। इसमें याद करने का बहुत ही मस्त ट्रिक है कि इसे बुध से स्टार्ट कीजिए और एक एक दिन गैप करते चले जाइए। जैसे बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद अतवार जो पृथ्वी पर आता है, पृथ्वी हो जाएगा यहाँ। उसके बाद फिर एक दिन के बाद फिर मंगल, मंगल के बाद फिर एक दिन के बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, अरुण, वरुण। मतलब एक एक दिन का गैप कीजिएगा तो आपको आसानी से यह चीज़ याद हो जाएगा। ये ग्रह परवलयकार मार्ग में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। मतलब परवलयकार के मार्ग में सूर्य की चारों तरफ घूमते हैं। सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, जो सौर परिवारों के लिए ऊर्जा एवं प्रकाश का प्रमुख स्रोत है। जो सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित है और जो सौर परिवार के लिए ऊर्जा एवं प्रकाश का प्रमुख स्रोत है। इस आधार पर खगोलीय पिंडों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला हम जो बांटा है, ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जैसे तारे। तारे के पास अपना ऊष्मा और अपना प्रकाश होता है। दूसरा समूह में क्या है कि ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होते, ये प्रकाश के लिए सूर्य समान तारों पर निर्भर रहते हैं। जैसे ग्रह जो है ये किस पर निर्भर रहते हैं प्रकाश के लिए, तो सूर्य पर निर्भर रहते हैं। यहाँ पर कुछ टेबल बनाकर दिया हुआ है ग्रह, इसके सूर्य से दूरी कितनी है, घनत्व कितना, अर्धव्यास, उपग्रहों की संख्या। अगर बुध की बात करें तो सूर्य से दूरी कितनी है, 0.387 इतना दूरी है। और इसका घनत्व कितना है, 5.544। अर्धव्यास 0.830। अगर हम इसके सिर्फ पृथ्वी को देखें, उतना डाटा देखने की जरूरत नहीं है। इसमें पृथ्वी का है दूरी 1.110, कहाँ से, सूर्य से दूरी। ऐसे घनत्व कितना है, 5.517 पृथ्वी का घनत्व है। और अर्धव्यास इसका जो है 1 पॉइंट है। और उपग्रहों की संख्या 1। अगर बात करें मंगल, जो जिस पर अभी काम चल रहा है मंगल ग्रह पे जाने का, उसका सूर्य से दूरी 1.524 किलोमीटर थी है। और इस घनत्व की अगर बात करें तो सूर्य के पृथ्वी के घनत्व से इसका घनत्व कम है। इसका घनत्व है 3.945। इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है मंगल की, तो 2। बृहस्पति की अगर हम बात करें, बृहस्पति का दूरी जो है 5.203 है और इसका घनत्व 1.33 है। अगर उपग्रहों की संख्या बृहस्पति की बात करें तो कितना है, 69। कितना उपग्रह बृहस्पति के, 69। बृहस्पति के 69 उपग्रहों में से 53 को परमाणिक दर्जा और नाम प्राप्त है, जबकि 16 उपग्रहों की औपचारिक घोषणा हुई है, उनको प्रमाणिकता नहीं मिली है। जो 69 में से कितना, 53 को मतलब बोल इसका नाम दिया हुआ है और प्रमाणित किया जा चुका है, लेकिन जो 16 बचा हुआ है उसको अभी तक घोषणा नहीं हुआ। शनि का उपग्रह 62, यूरेनस का 27, नेपच्यून का 13। सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा उपग्रह, तो हो जाएगा आपका बृहस्पति का। सूर्य से दूरी खगोलीय इकाई में अर्थात पृथ्वी की मध्याह्न दूरी 14,95,98,000 किलोमीटर इकाई के बराबर है। तो भूमध्य रेखा अर्धव्यास 63,378.137 किलोमीटर है, जिसके बराबर 1 होता है। यानी कि यहाँ पर जो आप लोग देख रहे थे दूरी, वो इतना के बराबर 1 होता है। ये देखिए सौरमंडल, सूर्य हो गया केंद्र में, फिर ये हो गया बुध, शुक्र, चंद्रमा, जो पृथ्वी का उपग्रह है, ये पृथ्वी हो गया आपका, मंगल, ये उल्का, ये क्षुद्र ग्रह है, ये सब क्षुद्र ग्रह है। उसके बाद बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, ये सब क्या है, ये सब ग्रह है। ये इसका हमारा सौर परिवार हो गया।
इसके हम माप इकाइयाँ की कुछ बात करें। माप आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा बढ़िया, लेकिन आप सुन लीजिए कि माप इकाइयाँ प्रकाश वर्ष, यह समय का नहीं बल्कि दूरी का मापक है। कौन? प्रकाश वर्ष। वर्ष में प्रकाश द्वारा 1,86,000 मील सेकंड के वेग से तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहा जाता है। कितने? 1,86,000 मील प्रति सेकंड के वेग से तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9 पॉइंट, आपको बढ़िया नहीं दिखा, लिख दे रहे हैं। एक प्रकाश वर्ष कितना बराबर होता है? तो 9.461 इंटू 10 के पावर कितना लिखा? 12। ये होता है एक लीप ईयर वर्ष, मतलब कि लाइट ईयर जो इसको बोलते हैं। एक प्रकाश वर्ष के बराबर कितना होता है? 9.461 इंटू 10 के पावर 12 मीटर होता है, किलोमीटर होता है। अब पार्सेक या दूरी की माप की इकाई है जो लगभग 3.3 प्रकाश वर्ष के बराबर है। 3.3 प्रकाश वर्ष के बराबर है। अब बात करते हैं ब्रह्मांड वर्ष, कॉस्मिक ईयर। सूर्यमंडल के अन्य सदस्यों सहित मंदाकिनी आकाशगंगा की परिक्रमा लगभग 25 करोड़ वर्ष में पूरी करता है। इस अवधि को ही ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। अब आता है खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यह सूर्य से पृथ्वी के मध्य की औसत दूरी है। इसका मान 149 है। 149, 597, 870, 700 मीटर इतना है। औसत दूरी मान लिया तो 149 हो गया, 597 हो गया, 870 हो गया, 700 मीटर हो गया। यह खगोलीय इकाई की एक औसत दूरी है। अब हम बात करने जा रहे हैं जो हमें ऊर्जा देता है, वो सूर्य के बारे में बात करेंगे। चलिए सूर्य के बारे में बात करते हैं। सूर्य एक मध्यम आयु का मध्यम तारा है। इसका व्यास 13.9 लाख किलोमीटर है। इसका व्यास कितना है? 13.9 लाख किलोमीटर है। सूर्य की वर्तमान में आयु लगभग 4.7 अरब वर्ष है। कितना इसका आयु है? 4.7 अरब वर्ष इसका आयु है। सूर्य के द्रव्यमान का 70.6% भाग हाइड्रोजन और 27.4% भाग हीलियम से बना है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट में पहुंचता है। कितना? 8 मिनट टाइम लगता है इसको सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। सूर्य अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। इसमें क्या कहता है? बाकी तो पूर्व से पश्चिम घूमता है, लेकिन सूर्य का प्रकाश पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता हुआ है। मतलब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूरती है तो सूर्य किधर घूरता है? पूरब से पश्चिम की ओर घूरता है। इसकी घूर्णन अवधि भूमध्य रेखा पर 25 पृथ्वी दिवस है। सूर्य का अपना कोई चंद्रमा नहीं है, साथ ही सूर्य पर किसी छल्ले की भी विद्यमानता नहीं है। सूर्य की संरचना को 6 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है: केंद्र, विकिरण क्षेत्र, संवहनी क्षेत्र, प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फीयर एवं कोरोना को 6 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला हम बात करें केंद्र का, फिर विकिरण, फिर विकिरण क्षेत्र, संवहन क्षेत्र, प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फीयर एवं कोरोना, जिसको सूर्य का बाहरी हिस्सा को कोरोना बोलते हैं, जो अभी 2019 में आया तहस नहस कर दिया। अब आता है सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। इसका जो केंद्र है ना, ये वाला, इसका तापमान कितना है? तो ये 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, जो नाभिकीय संलयन के अनुकूल है। सूर्य के केंद्र का तापमान बाह्य परत से अधिक होता है। सूर्य का जो भाग हमें दृष्टिगोचर होता है, जो हमें भाग दिखता है, उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं, जो हमें दिखता है। इसका तापमान लगभग 5,500 डिग्री से 5500 डिग्री सेल्सियस है। प्रकाश मंडल में ही सौर कलंक पाए जाते हैं। क्रोमोस्फीयर का आरंभ प्रकाश मंडल
कि उस परत पर होता है जहाँ ऋणात्मक हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। क्रोमोस्फेयर में गैसों के घटते घटते क्रोमोस्फेयर में आरंभ प्रकाश मंडल उसी तापमान पर परत होता है जहाँ ऋणात्मक हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। क्रोमोस्फेयर में गैसों के घटते प्रवाह को स्पाइकल स्पिक्यूल कहा जाता है। कभी-कभी इस मंडल में तीव्र गहनता का प्रकाश उत्पन्न होता है। इस मंडल में पूरा तीव्र गहनता का प्रकाश उत्पन्न होता है। इसे सौर ज्वाला सोलर की संज्ञा दी जाती है। जो पूरा मतलब क्या होता है, कभी-कभी ऐसा लगता है कि तीव्र गहनता का प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, पूरा तीव्र, उसको क्या बोलते हैं, सौर ज्वाला बोलते हैं। अगर नोट में क्या बात लिखा हुआ, क्रोमोस्फियर और कोरोना के बीच 100 किलोमीटर का एक संकीर्ण पट्टी पाया जाता है। इसे मान कर चलिए कि एक क्रोमोस्फियर है, ठीक है, और कोरोना ये, तो इसके बीच की जो पट्टी है वो कितना 100 किलोमीटर की पाई जाती है, संकीर्ण पट्टी पाई जाती है, जहाँ पर तापमान अचानक से बढ़ता है। प्रकाश मंडल का बाहरी भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई पड़ता है किरीट या कोरोना कहलाती है। प्रकाश मंडल के जो बाहरी भाग दिखाई पड़ता है उसको क्या बोलता है, कोरोना या किरीट बोलता है। सूर्य से संबंधित क्या क्या तथ्य हो सकते हैं, देखिए। पहला फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर जो है यह एक गैसीय संरचना है जिसमें 90% हाइड्रोजन, 9% हीलियम और 1% भाप तत्व होता है। इससे पहला 90% क्या है, हाइड्रोजन, अगर बात करें कितना है 90, 9% हीलियम है, हीलियम कितना है 9%, और 1% क्या है, तो भारी तत्व है 90 99 90%। सोचिए कि अगर हाइड्रोजन है, इससे अगर हम इससे ऊर्जा बनाना सीख जाए तो कितना महत्वपूर्ण होगा। फोटोस्फीयर सूर्य की बाह्य प्रकाशित सतह को कहा जाता है। फोटोस्फीयर जो क्या है ना, सूर्य की जो बाह्य प्रकाशित सतह को कहा जाता है। यहाँ फोटोन की अधिकता पाई जाती है। फोटोस्फीयर की सतह समान मोटाई वाली ना होकर असमान है, मतलब कहीं की पतला कहीं मोटा, इसी कहीं समान नहीं, मतलब इसकी मोटाई कहीं पतला है कहीं मोटा है, इसी तरह है, जिनमें अनगिनत छोटे छोटे प्रकाशित कण होते हैं, इन्हें ग्रेनुल कहा जाता है। फोटोस्फीयर में ठंडे एवं काले धब्बे को सौर कलंक या सौर धब्बा कहते हैं। फोटोस्फीयर में जो ठंडे एवं काले धब्बों को क्या बोलते हैं, सौर कलंक या सौर धब्बा कहते हैं। तथा गर्म एवं प्रकाशित भाग को फेबुला कहा जाता है। सौर कलंक को सर्वप्रथम की खोज किसने किया, गैलीलियो ने खोज किया। किसको, सौर कलंक को गैलीलियो ने। नासा के अनुसार सौर कलंक की खोज को लेकर गैलीलियो और थॉमस हैरियट के नाम में अभी भी मतभेद बने हुए हैं। अम्ब्रा एवं पेनुम्ब्रा। अम्ब्रा एवं पेनुम्ब्रा क्या है। प्रकाश मंडल में पाए जाने वाले सौर कलंक में काले केंद्र को आम्ब्रा कहते हैं। इसके चारों ओर हल्के रंग का छिद्र होता है जिसे पेनुम्ब्रा कहते हैं। सौर कलंक जो हिमाचली केंद्र है को आम्ब्रा कहते हैं तथा इसके चारों ओर हल्के हल्के जो पाए जाते हैं उसको पेनुब्रा कहते हैं। संपूर्ण सौर तंत्र में से होकर प्रभावित होने वाले पवन को सौर पवन कहते हैं। सौर पवन कहते हैं। अब थोड़ा सा इसका हम डायग्राम देख लेते हैं। जैसे ये वाला जो भाग देख रहे हैं वो क्या है, ये वाला भाग फोटोस्फीयर है, और यहाँ पर कम तापमान है फोटोस्फीयर का, यहाँ पर कम तापमान मतलब है। अब ये जो देख रहे हैं ये क्रोमोस्फीयर, और ये जो पट्टी देख रहे हैं ये संकीर्ण क्षेत्र है, इसको संकीर्ण क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ पर संवहनी क्षेत्र, यहाँ पर संवहन हो रहा है। ये केंद्र हुआ आपका जो सबसे गर्म है, कोरोना जो बाहरी परत दिखाई देता है ऐसे ऐसे करके, ये सूर्य है, ऐसे 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 ऐसे। अभी वर्तमान देखें नहीं, कोरोना कितना तहलका मचा दिया,
तो ये बाहरी परत को कोरोना कहते हैं, उसी तरह दिखाई देता था कोरोना भी। सौर ज्वाला, ये बहिर्गत भाग है, देखिए यहाँ से उठ रहा है। सूर्य की आंतरिक संरचना का ये डायग्राम है। अब बात करते हैं अरोरा। अरोरा क्या है ना कि अंतरिक्ष से आने वाली ब्रह्मांड किरणें और सौर पवन तथा पृथ्वी के चुंबकीय प्रभाव के मध्य घर्षण के कारण ध्रुवों के ऊपर एक रंगीन चमक उत्पन्न होती है, जिसे अरोरा कहते हैं। उत्तरी ध्रुव पर इसे अरोरा बोरियोलिस एवं दक्षिणी ध्रुव पर इसे अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। वैसे ये है, यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये भूमध्य रेखा हो गया, यहाँ पर ऑरोरा ऑरोरा ऑरियोलिस कहते हैं और नीचे को ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। अब बात करते हैं ग्रह के बारे में, प्लैनेट के बारे में। ग्रह अगर हम बात करें तो ग्रह अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ जो IAU है ने वर्ष 2006 में ग्रह की नई परिभाषा दी, जिसके अनुसार ग्रह उन्हीं आकाशीय पिंडों को माना जाएगा जो ग्रह। नया परिभाषा कौन दिया? अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने नई परिभाषा दी, और हम उस नई परिभाषा के दृष्टिकोण से देखें तो देखिए क्या है। पहला है कि अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जो अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं ऐसे खगोलीय पिंड जो अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से अपनी कक्षा के आसपास अवस्थित अन्य पिंडों जैसे उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु वो या तो खुद को समाहित कर ले या कक्षा में पूर्णतया बाहर कर दे, या फिर कुछ उनमें चंद्रमा बन जाए, इसी को परिभाषा देते हैं। ऐसा खगोलीय पिंड जिसमें पर्याप्त द्रव्यमान हो ताकि अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के माध्यम से अपने लगभग गोलाकार स्वरूप को संतुलित रख सके। मतलब ऐसा हो ना कि इसमें अपना द्रव्यमान हो और अपने अक्ष पर घूम सके, ना कि किसी दूसरे अक्ष पर जाके ठुसा जाए। ग्रहों के पास अपना कोई प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती, ये सूर्य से ही ऊष्मा एवं प्रकाश को प्राप्त करते हैं। ग्रह अपने अक्ष पर घूर्णन करना या परिभ्रमण उसको बोलते हैं कहलाता है, जबकि उनकी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। ये पृथ्वी है, अगर अपने अक्ष पर घूम रही है तो क्या वो घूर्णन। अगर ये सूर्य है और इसके ये पृथ्वी है, इसको चारों ओर घूमना क्या कहलाता है? परिक्रमण कहलाता है। वर्तमान समय में सौरमंडल में पृथ्वी की 8 ग्रह है जिनका वर्गीकरण निम्न है। जैसे ग्रह, अगर हम ग्रह की बात करें तो आंतरिक या पार्थिव ग्रह या बाह्य या जैविक ग्रह। आंतरिक में जो 4 ग्रह है ये मुख्य रूप है कि बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी और मंगल, एक आंतरिक ग्रह है। बाह्य मतलब ये बीच के बाद जो बेल्ट के बाद जो ग्रह पाए जाते हैं वो है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। क्रम सूर्य से दूरी के अनुसार पहला है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अगर हम आकार के हिसाब से बात करें बढ़ते क्रम में तो सबसे छोटा आपका हो जाएगा बुध, उसके बाद मंगल, फिर शुक्र, पृथ्वी, वरुण, अरुण, शनि और बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो आपका बुध है। पार्थिव एवं जैविक ग्रहों में अंतर क्या है? पार्थिव ग्रह एवं जैविक ग्रह, जैविक मतलब कि बाह्य वाला। पार्थिव ग्रहों का निर्माण सूर्य के निकट हुआ है। अच्छा, पार्थिव ग्रहों का निर्माण जो है ना, जैसे कि यहाँ सूर्य है, ये यहाँ पर ये है, इसके बाद ये पार्थिव ग्रह, सूर्य के ये निकट हुए इसीलिए पार्थिव ग्रह कहते हैं। और जैविक ग्रह का निर्माण सूर्य से अधिक दूरी पर हुआ है, इसीलिए पार्थिव ग्रहों की सूर्य से निकटता के कारण यहाँ अत्यधिक तापमान है। मतलब यहाँ पर सूर्य से निकटता होने के कारण अधिक तापमान अधिक है, और यहाँ पर जैविक ग्रहों में कम निकटता के कारण यहाँ अपेक्षा
कृत तापमान कम है। और अंतर देख लेते हैं। सूर्य के निकट और सौर वायु अधिक शक्तिशाली होने के कारण यह पार्थिव ग्रहों से धूलकण और गैसों को उड़ाकर ले गई, अर्थात इन ग्रहों की इनकी अत्यधिक कमी पाई जाती है। सूर्य से अधिक दूरी पर सौर वायु शक्ति कम प्रभावशाली होती है, अतः जैविन ग्रहों पर धूलकण गैसों की अधिकता पाई जाती है। यहाँ धूलकण से उड़ा के ले जाता है। पार्थिव ग्रहों के छोटे आकार के कारण इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम है। इन सब छोटे आकार के हैं, इसीलिए इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम है। इससे यह गैसों की अपनी ओर अत्यधिक मात्रा में आकर्षित नहीं कर पाए हैं। इनके साथ साथ इन ग्रहों पर बाहरी धातु जैसे लोहा और निकेल अत्यधिक मात्रा में है। अब जैविन ग्रह में क्या है कि जैविन ग्रहों को बड़े आकार के कारण इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक है, जिस कारण गैसों का संकेंद्रण यहाँ अधिक पाया गया है, इसलिए तो जीवन कुल वहां पर नहीं है। पार्थिव ग्रहों के उदाहरण में बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल है। ये ठोस उपग्रह है। जैविन ग्रहों के उदाहरण बृहस्पति, शनि, यूरेनस उसको अरुण बोलते हैं तथा नेपच्यून वरुण बोलते हैं, गैसीय ग्रह है। पहला ग्रह हम बुध की बात करते हैं, जो सूर्य से सबसे नजदीक है। यह सूर्य के सबसे निकट ग्रह है, जो एवं सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। कौन? सूर्य बुध, इसको मरकरी बोलते हैं। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में 88 दिन में पूरा कर लेता है। कितना दिन में? तो 88 दिन में पूरा कर लेता है अपना परिक्रमा सूर्य को पूरा। इसे ये सूर्य है, इसके परिक्रमा ये 88 दिन में पूरा कर लेता है। इसकी कक्षीय गति सौरमंडल की अन्य ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक है। यह 48 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से और 1 सेकंड में 48 किलोमीटर घूम जाता है। ये गति से सूर्य की परिक्रमा करता है। कुछ अन्य स्रोतों में 50 किलोमीटर लिखा हुआ है। यहाँ दिन अत्यधिक गर्म तथा रातें बर्फीली होती है, अतः बुध का तापांतर अन्य ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक है। जैसे कि यहाँ पर दिन में धूप सबसे ज़्यादा पड़ेगा तो रात में सबसे ज़्यादा ठंडा पड़ेगा, इसीलिए इसमें तापांतर का अंतर बहुत ज़्यादा है। बुध के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। बुध सौरमंडल का अभाव है, सौरमंडल का अभाव है। अब हम बात करें शुक्र की। शुक्र की बहुत ही विशेषता पाया जाता है। सुनिए, यह पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक है। कौन? शुक्र, जो सूर्य के एवं चंद्रमा के बाद तीसरा सबसे चमकीला खगोलीय पिंड है। शाम को पश्चिम में एवं सुबह को पूर्व में दिखाई देने के कारण इसे क्रमशः सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, क्योंकि यह आकार, घनत्व एवं व्यास में पृथ्वी से लगभग बराबर है। शुक्र के वायुमंडल में अधिकतम कार्बन डाइऑक्साइड 90 से 95% होने के कारण इस पर यहाँ प्रेशर कुकर जैसी स्थिति उत्पन्न होने लगे। कितना घुटन पूरा प्रेशर, मतलब अब फटेगा होती, इसीलिए यह सबसे गर्म ग्रह है। इसके चारों तरफ सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादल है। शुक्र एवं वरुण, अरुण जो है, शुक्र एवं अरुण की परिक्रमा दिशा विपरीत है। इसका है पूरब से पश्चिम की ओर इसका परिक्रमा करते हैं, अर्थात दक्षिणावर्ती है, जबकि अन्य सभी ग्रह वामावर्त है, मतलब ये सब पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं। अब कहते हैं बुध के समान इसका कोई उपग्रह नहीं है। किसका? शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। इसका परिक्रमण काल 225 दिनों, अन्य स्रोतों में 255 दिन का तथा घूर्णन काल 243 दिनों का होता है। उसमें कितना था ऊपर में? तो इसके घूर्णन काल कितना था बुध का? देख लीजिए, इसे घूर्णन काल 88 दिनों में पूरा करता है और यहाँ पर 243 दिनों में पूरा करता है। इसका दूरी बढ़ गया ना, इसीलिए। अब बात करें पृथ्वी की। यहाँ अन्य ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक लंबे दिन या रात होते हैं। कहाँ पे? शुक्र में। पृथ्वी हमारा पृथ्वी जिस पर हम लोग रहते हैं, जिस पर हम बहुत कुछ, हम लोग पृथ्वी है तभी तो हम लोग है। पृथ्वी नहीं रहेगा तो हम लोग भी नहीं रहेंगे।
पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है, जिस पर क्या है, जीवन है, बाकी ग्रहों पर जीवन नहीं है। आकार की दृष्टि से यह पांचवा बड़ा आकार की दृष्टि से पांचवा बड़ा ग्रह तथा पार्थिव ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। वह सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरे स्थान पर है। पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुका हुआ है, 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यहाँ पर जो ध्रुव है थोड़ा चपटी है, चपटी है होने के कारण इसे भूआब ज्वाइड शेप कहा जाता है। पृथ्वी पर जल की अधिकता होने के कारण अंतरिक्ष से देखने पर यह नीला दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी का घूर्णन काल 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड अर्थात लगभग एक दिन का होता है तथा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड अर्थात लगभग एक वर्ष होता है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगे समय को सौर वर्ष कहा जाता है। ठीक है, जितना दिन में पृथ्वी सूर्य को एक चक्कर लगाती है उसे सौर वर्ष कहते हैं। कितना दिन में लगाती है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। सौरमंडल में सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाने वाले 5 ग्रहों में से यह ग्रह भी एक है। यहाँ पर क्या पाया जाता है? ज्वालामुखी पाए जाने वाले ग्रह पाए जाते हैं, यहाँ पाए जाते हैं। इसके अलावा बृहस्पति, शनि, शुक्र और अरुण वरुण ग्रहों पर सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ? बृहस्पति हो गया आपका, शनि, शुक्र, वरुण, यहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। अब आता है गोल्डीलॉक्स जोन। गोल्डीलॉक्स जोन क्या है? गोल्डीलॉक्स जोन को निवास योग्य क्षेत्र या जीवन क्षेत्र पृथ्वी का सदृश भी कहा जाता है। किसी तारे से उस दूरी वाले क्षेत्र को गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है जहां पर किसी ग्रह की सतह पर तरल जल बर्फ की मात्रा में मौजूद हो सकता है। यह निवास योग्य अंतरिक्ष में किन्हीं 2 क्षेत्रों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्षेत्र है जिन्हें जीवन हेतु सहायक होने चाहिए। अब आते हैं मंगल। मंगल जंगल में आज मंगल करेंगे। अगर हम मंगल की बात करें तो ये जो मंगल है यहाँ पर सब कुशल मंगल है। यह ग्रह आकार की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा तथा सूर्य से दूरी के क्रम में 4थे स्थान पर है। इसने सूर्य की परिक्रमा करने के लगभग 687 दिन लगते हैं। सबसे बुध का कब था? बुध का था 88 दिन लगभग। शुक्र का कब हुआ? तो 243 दिन। पृथ्वी का 365 दिन 5 घंटे 56 मिनट अप्रोक्स था। मंगल का कितना हो गया? तो 687 दिन। मंगल आंतरिक ग्रहों में सबसे बाहरी ग्रह है। आंतरिक ग्रहों में सबसे बाहरी ग्रह है। मंगल ग्रह में मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण यह लाल रंग दिखाई देता है, इसलिए मंगल को लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल के वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों के रूप में नाइट्रोजन, आर्गन व कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसों की विद्यमानता पाई जाती है। और इसके बारे में बात करते हैं। यह अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुके होने के कारण मंगल पर पृथ्वी के समान ही लगभग समान अवधि के दिन या रात होते हैं। 23 डिग्री ये भी कितना डिग्री झुका हुआ? 25 डिग्री। और पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई। फोबोस तथा डिमोस मंगल की 2 उपग्रह है तथा डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। डिमोस जो है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन है? तो है ओलंपास मॉन्स तथा विश्व सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है। यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? निक्स ओलंपिया। मंगल ग्रह पर मौजूद निक्स ओलंपिया पर्वत एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। अब बात करते हैं बृहस्पति की।
बृहस्पति। बृहस्पति की अगर बात करें, जुपिटर इसको बोलते हैं, यह सौर मंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है। सूर्य से के दूरी क्रम में 5वें स्थान पर है। कौन? बृहस्पति। यह लगभग 12 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण करता है। अपने अक्ष पर लगभग 9 घंटे 56 मिनट में एक चक्कर लगा लेता है। 9 घंटा 56 मिनट में एक चक्कर अपना लगा लेता है। यह सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। हालांकि इसके कुल 69 उपग्रहों से ज़्यादातर उपग्रह बहुत छोटे आकार के हैं। 69 में कितना? 16 जो उपग्रह है अभी इसमें मतलब उतना औपचारिक रूप से मान्यता नहीं मिला है, नाम वगैरह, बाकी को नाम वगैरह सब है। गैनीमेड, कैलिस्टो जो गैनीमेड, कैलिस्टो, लॉ, आयो तथा यूरोपा इसकी सबसे बड़ी उपग्रह है तथा गैनीमेड इस सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। लो जिसको आयो बोलते हैं, हमारे सौरमंडल में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी वाला पिंड है। सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला पिंड है। बृहस्पति ग्रह की खोज गैलीलियो ने की थी। बृहस्पति ग्रह की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने किया था। बृहस्पति का पलायन वेग सौरमंडल का सर्वाधिक। गैलीलियो ने बहुत काम किया भाई साहब। आकाशगंगा खोजा, बृहस्पति खोजा, एक और था उसको भी खोजा। बृहस्पति का पलायन वेग सौरमंडल का सर्वाधिक अर्थात 59.6 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसके बड़े आकार के कारण इसे तारा सदृश ग्रह भी कहा जाता है। इसे मास्टर ऑफ गॉड्स की भी उपमा दी प्रदान की गई। यह तारा एवं ग्रह दोनों के गुणों से युक्त है, क्योंकि इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा है। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन एवं अमोनिया गैसें पाई जाती है। इसीलिए बृहस्पति को लघु तंत्र भी कहा जाता है, सौर तंत्र भी कहा जाता है। नासा द्वारा बृहस्पति के अध्ययन हेतु 2011 में जूनो नामक अंतरिक्ष यान भेजा गया। जूनो नामक अंतरिक्ष यान भेजा गया कहाँ पे? नासा द्वारा 2011 में बृहस्पति पे। आप बात करते हैं शनि के बारे में। शनि सब पर हावी हो गया। शनि यह ग्रह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है तथा सूर्य से दूरी के क्रम में 6वें स्थान का ग्रह है। कौन? शनि। इसके चारों ओर वलयों का पाए जाना इसकी प्रमुख विशेषता है। इसके चारों ओर वलय पाए जाने के कारण इसकी प्रमुख विशेषता है। इसका घनत्व 0.7 प्रति घन सेंटीमीटर है, जो अन्य सभी ग्रहों में सबसे कम है। शनि का ऊपरी वायुमंडल पीली अमोनिया कणों की परत से घिरा है, जिससे यह पीले रंग का दिखाई देता है। कौन? शनि। प्रत्येक अमोनिया के घिरे होने के कारण यह पीले रंग का दिखाई देता है। लगभग प्रत्येक 14.7 वर्ष एक खगोलीय घटना में शनि ग्रह के छल्ले कुछ समय के लिए लुप्त प्रतीत होते हैं, जिसे रिंग ऑफ क्रॉसिंग की घटना कहा जाता है। इसमें क्या होता है ना कि 14.7 वर्ष में एक खगोलीय घटना होती है, शनि ग्रह के छल्ले कुछ समय के लिए लुप्त हो जाते हैं, जिसे रिंग क्रॉसिंग की घटना कहते हैं। इसके वायुमंडल में भी बृहस्पति के समान हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा अमोनिया गैसें पाई जाती है। इस कारण इस गैसों का गोला भी कहते हैं। शनि का घूर्णन काल 10 घंटा 40 मिनट तथा परिक्रमण काल 29 वर्ष। कुछ स्रोतों में 29 वर्ष या 5 का माह का होता है। बाप रे बाप, 29 साल कैसे ग्रह की परिक्रमा करते हैं? कौन? सूर्य का। शनि ग्रह सबसे पहला खोजा गया उपग्रह टाइटन है। शनि ग्रह का सबसे पहला खोजा गया ग्रह कौन है? तो यह टाइटन है। इसमें इसके 62 उपग्रह है और जुपिटर का कितना था? 69। इसमें एसेलेडस नामक उपग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। यह अंतिम ग्रह है जिसे आंखों से देखा जा सकता है। यह जो अंतिम ग्रह है जिसे आंखों से देखा जा सकता है, टाइटन। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, जबकि सौरमंडल का द्वितीय बड़ा उपग्रह है। फेबो उपग्रह शनि के अन्य उपग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में परिभ्रमण करता है। अब आता है अरुण।
जिसको हम क्या बोलते हैं, यूरेनस। अरुण, यह आकार में तीसरा बड़ा तथा सूर्य से दूरी क्रम में सातवें स्थान पर है। सूर्य से दूरी में सातवें और आकार में तीसरा। ग्रह की खोज सर विलियम हार्शल ने की थी। इसका खोज, अरुण की खोज किसने, सर विलियम हार्शल ने की थी। सूर्य की परिक्रमा करने में 84 वर्ष लगते हैं। इस ग्रह के 27 ज्ञात उपग्रह है। 27 ज्ञात उपग्रह है। शनि का 62। मीथेन गैस की अधिकता के कारण यह नीले रंग का दिखाई देता है। अक्षीय झुकाव अधिक होने के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। यह अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम दक्षिणावर्ती दिशा में घूमता है, इसलिए यहाँ सूर्योदय पश्चिम एवं सूर्यास्त पूरब में होता है। अरुण ग्रह शनि की तरह चारों ओर वलय पाए जाते हैं। अब आता है वरुण। वरुण जो है नेपच्यून, क्या है, नेपच्यून। यह ग्रह आकार में चौथा तथा सूर्य से दूरी के क्रम में 8वें स्थान पर है। नेपच्यून सबसे लास्ट में हो गया और यह आकार में चौथा हो गया। इसे सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 165 वर्ष, कुछ स्रोतों में 164 वर्ष लगते हैं। परिक्रमा करने में 164 165 वर्ष लगते हैं। जॉन काउच एडम्स आवेन ली बेरियर ने इस ग्रह की परिकल्पना तैयार की। 1846 ईस्वी में ली बेरियर के मापदंडों के आधार पर एडम्स ने कभी अपना परिकल्पना प्रकाशित नहीं की। जॉन गाले ने इस ग्रह की खोज की। यह हरे नीले रंग का प्रतीत होता है। यह सर्वाधिक ठंडा ठंडा क्या है, ग्रह है। इसके 13 ज्ञात उपग्रह है। किसका, वरुण का। टाइटन ट्राइटन इसका प्रमुख उपग्रह है। ट्राइटन पर उष्णोत्तर गीजर के प्रमाण मिलते हैं। अब आता है बौने ग्रह। बौने ग्रह क्या है, से सुनिए। बौने ग्रह ऐसे ग्रह का जो आकार, द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण बल अपने परिभ्रमण चक्र से अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ IAU द्वारा 2006 में निर्धारित ग्रहों की परिभाषा से भिन्नता रखते हैं, उन्हें बौना ग्रह श्रेणी में कहते हैं। मतलब उसका न आकार न द्रव्यमान, इसको बौना ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है। वर्तमान में सेरस, प्लूटो, इसको यम बोलते हैं, एरिस, होमियो मैकमैक आदि को बौना ग्रह का। प्लूटो पहले उसमें आता था, ग्रह की श्रेणी में। ये क्या करता था ना कि दूसरे की कक्षा में घुस आता था, इसीलिए इसको बौना ग्रह के रूप में रखा गया। आप प्लूटो के बात में देखिए, प्लूटो बारे। प्लूटो की खोज 1930 में क्लाइड टॉमबेग ने की थी। प्लूटो की खोज 1930 में हुआ। कौन किया था, क्लाइड टॉमबेग ने की थी। 2006 से पहले तक इसे सौरमंडल का 9वां सबसे छोटा ग्रह माना जाता था। 2006 में प्राग में हुए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ आयु के सम्मेलन में ग्रहों की निर्धारित नई परिभाषा के आधार पर प्लूटो से ग्रह का दर्जा छीन लिया गया। प्राग सम्मेलन में 75 देशों के लगभग 2500 वैज्ञानिकों ने ग्रहों की नई परिभाषा दी। उनके अनुसार ऐसे पिंड जिनमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो, जिससे वह गोल स्वरूप धारण कर सके, वह सूर्य का चक्कर काटता हो, साथ ही उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की अत्यधिक भीड़ भाड़ में ना हो, ग्रहों की दर्जा में जाएगी। इनका कहने का मतलब है ना कि उनका एक निश्चित द्रव्यमान, तापमान और ऐसा गोलोक, उस अपना गुरुत्वाकर्षण बल भी हो ताकि वह सूर्य की चारों ओर घूर सके। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से अलग करने के पीछे वैज्ञानिकों का तर्क था कि वे नेपच्यून की कक्षा में से होकर गुजरता है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल कम है, वह आकार की दृष्टि से या कई उपग्रह से भी छोटा है, अतः इसे ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। ग्रह की श्रेणी से अलग किए जाने के बाद प्लूटो को सौरमंडल के बाहरी यानी क्यूपोर घेरे की सबसे बड़ी संरचना खगोलीय वस्तु माना जा रहा है। समझ गए, समझ लिए, अपना इज्जत बना के रखना भाई साहब। अब सबका हम एक बार में देख लेते हैं। घूर्णन अवधि, बुध का जो घूर्णन अवधि है कितना, घूर्णन की अवधि 58 दिन, 58 से 65 दिन, परिक्रमण 88 दिन। शुक्र का 243 दिन, पृथ्वी का 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड, मंगल का 24 घंटे 37 मिनट, बृहस्पति का 9 घंटे, शनि का 10 घंटे और यूरेनस का 17 घंटे,
वरुण का 16 घंटे। ये हो गया अपने अक्ष पर घूमता है। अगर बुध का हम सूर्य के चारों तरफ बात करें तो 88 दिन का होता है घूर्णन का। शुक्र का जो परिक्रमण काल है 225 दिनों का होता है। पृथ्वी का 365 दिन का होता है, कहीं कि 366 मिलेगा। मंगल का लगभग 687 दिन का होता है। बृहस्पति का लगभग 12 वर्ष बृहस्पति का सूर्य के चारों तरफ घूमने के लिए। शनि का 29 वर्ष, अरुण का 84 वर्ष और वरुण का 165 वर्ष। मतलब सूर्य के चारों तरफ घूमने में 165 साल लगता है। अब यहाँ बात कर लेते हैं विभिन्न ग्रहों पर उपस्थित कैसे। जैसे कि बुध पर कौन कौन से ग्रह है, तो वायुमंडल रहित हाइड्रोजन का हल्का आवरण है। शुक्र पर कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड भी इसमें ज़्यादा पाए जाते हैं। शुक्र पर पृथ्वी पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड अन्य सभी गैस मिलते हैं। मंगल पर है इस समय कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन। बृहस्पति का हीलियम, हाइड्रोजन, मीथेन और क्या H2NH3 अमोनिया। बृहस्पति पर अमोनिया। शनि में है अमोनिया और मीथेन। अरुण में है मीथेन, वरुण में मीथेन। इसी तरह अगर हम बात करें तो ये जो हमारा सीरीज चल रहा है, तो आज के क्लास इतने ही, क्योंकि यह क्लास ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग को देखने में असुविधा महसूस होगी। इसीलिए इसके और पार्ट अभी बचे हुए हैं, ये ब्रह्मांड और सौरमंडल का, तो इसको अगले वीडियो में लेकर आएंगे ताकि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो। इसीलिए तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।